जूबिया की मौत के बाद इसका घर जैसे एक न ख़त्म होने वाले अंधेरे में डूब गया था। लेकिन इस अंधेरे से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ज़बीर ने उठाया। जेल से वापस आने के बाद इसके अंदर ज़रा भी पशेमानी नहीं थी, बल्कि वो पहले से ज़्यादा ज़ालिम, खुद गरज और लालची हो चुका था। घर आते ही उसने जूबिया से सोबिया की कमाई, जेवरात और जमाशुदा रकम का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। जूबिया ने बेबसी से बताया कि सोबिया ने जो कुछ कमाया था वो सब ज़बीर के मुकदमे पर खर्च हो गया। यहाँ तक कि इसकी सोने की चेन भी बेचनी पड़ी ताकि वकील की फ़ीस अदा की जा सके। मगर ज़बीर ने इसकी एक बात पर भी यकीन न किया। इसने इल्ज़ाम लगाया कि जूबिया जानबूझकर इसे जेल मैं सड़ता देखना चाहती थी ताकि खुद आराम से ज़िंदगी गुजार सके। जूबिया ने समझाने की कोशिश की कि वो सिर्फ चाहती थी कि ज़बीर अपनी गलतियों का एहसास करे, लेकिन इसकी बात सुनने के बजाय ज़बीर ने धमकियां देना शुरू कर दी। इसने जूबिया को हुक्म दिया कि आइंदा अपनी पूरी तनख्वाह इसके हवाले से करे, वरना वो इसकी ज़िंदगी अजाब बना देगा। खौफ और बेबसी के बावजूद जूबिया खामोश रही, क्योंकि वो जानती थी कि ज़बीर से बहस करना मज़ीद मुसीबत को दावत देने के बराबर है। दूसरी तरफ अहमद के घर में एक नई कशमकश जन्म ले रही थी। अहमद की वालदा को किसी ने ये यकीन दिला दिया था कि हमजा, जो एक पुलिस अफसर था, दरअसल स्मगलिंग जैसे गैर कानूनी धंधों में मुलविस है। उन्होंने सख्ती से ऐलान कर दिया कि हमजा अब इस घर में कदम नहीं रखेगा। अहमद ने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की कि हमजा इसका पुराना दोस्त है, एक इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और इस पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इसने कहा कि अक्सर लोग ज़ाती दुश्मनी की वजह से पुलिस वालों पर झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं, लेकिन अहमद की वालदा अपने मौक़िफ़ पर कायम रहीं। उनका कहना था कि उन्होंने जो कुछ सुना है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस गलत फहमी ने अहमद और इसकी वालदा के दरमियान भी फासले पैदा करना शुरू कर दिए। इसी दौरान हमजा अपने घर पहुंचा तो वहाँ एक अजनबी खातून को देखकर चौंक गया। इसे शबा हुआ कि शायद कोई चोर घर में दाखिल हो गया है, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आ गई कि वो बसमा नामी एक बाइखलाक और तालीम याफ्ता खातून थी, जिन्हें बबल्लो को पढ़ाने के लिए बुलाया गया था। अपनी गलत फहमी पर हमजा ने फ़ौरन मौज़रत की और बसमा ने भी बड़ी शाइस्तगी से इसकी मौज़रत कबूल कर ली। बबलो पहली ही मुलाकात में बसमा से बहुत मानूस हो गया और मासूमियत से इसे अपनी माँ समझ बैठा। ये मंजर देखकर घर के सब अफराद की आंखें नम हो गई, क्योंकि बबलो अब भी अपनी माँ की मोहब्बत के लिए तरस रहा था। बिस्मा ने बच्चे को प्यार से समझाया और वादा किया कि वो इसे दिल लगाकर पढ़ाएगी ताकि वो अपनी क्लास में नुमायां कामयाबी हासिल करे। उधर ज़बीर जेल से निकलने के बाद भी अपनी पुरानी हरकतों से बाज ना आया। इसने रेबा से राब्ता किया और बड़े एतमाद से अपनी मोहब्बत के दावे करने लगा। वो ये जाहिर कर रहा था जैसे जेल जाना इसके लिए कोई शर्मिंदगी नहीं, बल्कि फ़ख्र की बात हो। इसने रीबा को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो जल्द ही उससे शादी करेगा, चाहे उसके घर वाले माने या न माने। यहाँ तक कि इसने घर से भागकर निकाह करने की तजवीज़ भी दे दी। रीबा की खामोशी को इसने अपनी कामयाबी समझ लिया और अपने ख्वाबों की दुनिया में खो गया, जबकि हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ थी। बिस्मा की सादगी और शफकत ने बबलो के दिल में माँ की कमी किसी हद तक पूरी करना शुरू कर दी। जब वो वापस जाने लगी तो बबलो जिद करने लगा कि वो इसे छोड़कर न जाए। हमजा ने प्यार से बच्चे को समझाया कि बिस्मा सिर्फ इसकी टीचर हैं, मगर बच्चे की मासूम ख्वाहिश सबके दिलों को छू गई। इसी दौरान गुफ्तगू के दौरान हमजा को मालूम हुआ कि बिस्मा यतीम है, अपने वालिदैन को खो चुकी है और एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती है, क्योंकि इसके पास अलग घर का खर्च उठाने की इस्तिताअत नहीं। ये सुनकर हमजा के दिल में इसके लिए एहतराम और हमदर्दी मज़ीद बढ़ गई। दूसरी तरफ एक बाइसर सीट ने जुबिया को अपने दफ्तर बुलाकर उसे इसके माजी की याद दिलाई। इसने बताया कि जब इनके घर में फाकते थे, वालिदैन के इलाज के लिए पैसे नहीं थे और ज़बीर को फांसी तक का ख़तरा था, तब इसी ने माली मदद करके उनकी ज़िंदगी सुनवारी थी। अब वो अपने उन्हीं एहसानात का बदला मांग रहा था। इसने साफ अल्फाज में जूबिया को धमकी दी कि अगर उसने इसके हर हुक्म पर अमल न किया या उसके खिलाफ किसी किस्म की इत्तला दी तो वो पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी तबाह कर देगा। जूबिया ने खौफज़दा होकर इसकी हर बात मानने का वादा कर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि इस ताकतवर शख्स से टक्कर लेना इसके बस की बात नहीं। उधर आदिल अपने दोस्त के साथ बैठा जूबिया के बारे में बातें कर रहा था। दोस्त ने इसे मशवरा दिया कि जूबिया अब एक बड़े सीट के यहाँ मुलाजमत करती है, अच्छी तनख्वाह कमाती है और दोबारा खुशहाल होती जा रही है, इसलिए इसे दोबारा मोहब्बत के जाल में फंसाया जाए ताकि इसके ज़रिए पैसा हासिल किया जा सके।
عادل نے اعتراف کیا کہ اس نے پہلے سختی دکھا کر غلطی کی تھی، لیکن اب وہ نرم رویہ اختیار کرے گا کیونکہ جوبیا جذباتی لڑکی ہے اور شاید محبت کے چند جھوٹے الفاظ سن کر دوبارہ اس پر یقین کر لے۔ دونوں دوست مستقبل کی سازشیں بناتے رہے اور جوبیا کو ایک بار پھر اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کے منصوبے تیار کرتے رہے۔ احمد کے گھر میں بھی حالات پیچیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ شہر کی والدہ کی طبیعت خراب تھی اور جیسے ہی ان کی صحت بہتر ہوتی وہ پاکستان آنے والی تھیں۔ احمد کی والدہ نے بیٹے کو ہدایت دی کہ وہ ان کی بہترین مہمان نوازی کرے کیونکہ وہ شہر کے ساتھ احمد کے رشتے کو جلد از جلد پکا کرنا چاہتی تھیں۔ احمد خاموشی سے سب سنتا رہا، لیکن اس کے چہرے پر الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی ماں کو محسوس ہونے لگا کہ شاید احمد کے دل میں کسی اور کے لیے جذبات ہیں۔ انہوں نے شک ظاہر کیا کہ کہیں وہ بھی اپنے والد کی طرح کسی دوسری لڑکی کو پسند تو نہیں کرتا۔ احمد اس سوال پر خاموش رہ گیا اور اس کی یہی خاموشی اس کی فاقے چکوک کو مزید مضبوط کر گئی۔ دوسری جانب زبیر کی درندگی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ وہ جوبیا سے بار بار پیسوں کا مطالبہ کرتا اور دھمکی دیتا کہ اگر اسے رقم نہ ملی تو وہ اس گھر کو جہنم بنا دے گا۔ جوبیا ہر طرف سے گھری ہوئی تھی، ایک طرف زبیر کی لالچ اور ظلم، دوسری طرف سیٹ کی دھمکیاں، جبکہ عادل بھی اپنے نئے منصوبوں کے ساتھ اس کی زندگی میں دوبارہ داخل ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے اس کی زندگی کے ہر راستے پر کوئی نہ کوئی دشمن کھڑا ہے۔ اس کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اللہ ضرور اس کی آزمائش کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ دوسری طرف حمزہ اور بسمہ کی پہلی ملاقات نے ایک نئی کہانی کی بنیاد رکھ دی تھی، جبکہ احمد کے گھر میں ہونے والی غلط فہمیاں آنے والے دنوں میں مزید بڑے طوفان کا اشارہ دے رہی تھی۔ یوں اس قسط کا اختتام کئی نئے رازوں، خطرناک سازشوں اور ایسے فیصلوں پر ہوا جو آنے والی اقساط میں ہر کردار کی قسمت بدلنے والے تھے۔